प्रिय विद्यार्थियों, लेट्स बायोलॉजी के इस चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको लेट्स बायोलॉजी के चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 1 के भाग 4 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। उस भाग 4 के माध्यम से मैंने आपको अलैंगिक जन्म की विधियों में बताया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बता दिया था कि कायिक प्रवर्धन तक, यानी कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो कायिक प्रवर्धन के बारे में हम उस भाग 4 में पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए थे कि कायिक प्रवर्धन होता क्या है। तो उसी कायिक प्रवर्धन को और इस चैप्टर के आगे के बिंदुओं के बारे में समझने के लिए हम यहाँ पर आपको भाग 5 यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं। अध्याय 1 का भाग 5। इस भाग 5 में पुनः हम उसी बिंदु कायिक प्रवर्धन को क्लियर करेंगे। कायिक प्रवर्धन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अर्थात कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन होता क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कायिक प्रवर्धन वह विधि है जिसमें क्या हो कि जनक पौधे के कायिक अंगों के द्वारा, जनक पौधा मतलब कोई एक पौधा है और उस पौधे के किसी भी अंग को लेकर के या उस पौधे के किसी भी भाग को लेकर के हम क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नए पौधे का निर्माण करते हैं, अर्थात पुनर्जनन करते हैं, यानी दोबारा से उसी पौधे जैसी प्रजाति को बनाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समझ गए होंगे कि कायिक प्रवर्धन से अभिप्राय क्या है। कायिक प्रवर्धन का मतलब हो जाता है कि कोई भी हमने क्या लिया, एक पौधा लिया और उस पौधे के अंगों अर्थात कायिक भागों, कायिक भाग क्या हो सकते हैं? कायिक भाग मेरे प्यारे विद्यार्थी हो सकते हैं जड़ हो सकती है, तना है और पत्ती। ठीक है ना प्यारे बच्चों? जड़, तना और पत्ती के द्वारा क्या हो कि नए पौधे का निर्माण हो जाए और उसको हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कह सकते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? कायिक जनन कह सकते हैं या हम उसको कायिक प्रवर्धन कहेंगे। प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे? हम उसको कायिक प्रवर्धन कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, समझ में आ गया होगा। तो हम इसकी थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं कि जनक पौधे के कायिक अंगों के द्वारा, जनक पौधे के कायिक अंगों के द्वारा नए पादपों का पुनर्जनन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है तथा पौधों में उगने की क्षमता वाले इन कायिक अंगों को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी जिन अंगों के द्वारा, जैसे अंग क्या हो गया? जड़, तना और पत्ती, ये अंग है ना। तो इन अंगों के द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होगा तो ये अंग क्या कहलाते हैं? प्रवर्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रवर्ध कहलाते हैं। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों? क्या कहा हमने इनको? प्रवर्ध कहा। प्रोपेग्यूल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल कहते हैं हम इसको। तो प्रोपेग्यूल अर्थात प्रवर्ध के द्वारा जब किसी पौधे का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, तो वह कौन सी विधि के अंतर्गत हो रहा है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। तो मैं आपको इसकी थ्योरी को पुनः फिर से रिपीट किए देता हूं। थ्योरी के रूप में लिखेंगे कि जनक पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का पुनर्जनन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है ना? तो विद्यार्थी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि कायिक प्रवर्धन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से पूर्ण होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कायिक प्रवर्धन जो होता है इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे हेड डालेंगे कायिक प्रवर्धन के प्रकार। कायिक प्रवर्धन के प्रकार, इसे अंग्रेजी में लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, कायिक प्रवर्धन का जो प्रकार होता है वो प्रकार कितने भागों में बांटा गया है? इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। यानी जो कायिक प्रवर्धन की जो प्रक्रिया होती है वो कितनी विधियों के द्वारा होती है? दो विधियों के द्वारा होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहली इसमें हो जाती है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और द्वितीय विधि इसमें हो जाती है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन।
ठीक है ना। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को अंग्रेजी में कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और कृत्रिम को हम कहेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधों का निर्माण कैसे होता है, तो सर्वप्रथम मेरे प्यारे बच्चों हम इस विधि में सर्वप्रथम विधि पढ़ेंगे कौन सी वाली, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, अर्थात प्राकृतिक रूप से नए पौधों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रिय विद्यार्थियों, इस विधि के अंतर्गत होता क्या है कि आपने देखा होगा पादपों का कोई अंग रूपांतरित होकर के, अंग हो या कोई रूपांतरित भाग हो, और उस रूपांतरित भाग का प्राकृतिक रूप से कैसा, प्राकृतिक रूप से मातृ पौधे से अलग होकर, मातृ पौधे से अलग होकर के जब वो नया पादप बनाता है, मातृ पौधा क्या हो गया, मातृ पौधा वह पौधा कहलाता है कि जिस पौधे के भागों का हम प्रयोग कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस पौधे के भागों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा ये एक क्या हो गया, पौधा मान लिया हमने, माना कि क्या है, एक पौधा है। अब इस पौधे के भाग का हम प्रयोग करें, इस पौधे के भागों का प्रयोग करके हम क्या करें, नए पौधे का जब निर्माण होगा तो ये वाला पौधा, ये पौधा क्या होता है, फिर मातृ पौधा हो जाता है। कौन सा पौधा हो जाता है, मातृ पौधा हो जाता है। यानी जब हम किसी पौधे के अंगों का प्रयोग करके प्राकृतिक रूप से अलग होकर के जब नए पौधे का निर्माण हो जाता है मेरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वह पौधा कौन कहलाता है, मातृ पौधा कहलाता है। प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है, वो मातृ पौधा कहलाता है। ठीक है ना। तो इसकी थ्योरी के रूप में हम लिख सकते हैं कि पौधे का कायिक भाग जैसे जड़, तना व पत्ती अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करती है, लेकिन निर्माण करने से पहले हम जिन भागों को प्राप्त करते हैं वह पौधा जो होता है मातृ पौधा होता है, और मातृ पौधे से उन भागों को प्राप्त करके हम प्राकृतिक रूप से नए पौधों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। अब मातृ पौधा मैं आपको बता देता हूं। मातृ पौधा क्या हो गया, जैसे गन्ना है, गन्ना क्या हो गया, मातृ पौधा हो गया। और उस गन्ने की हम क्या करेंगे, उस गन्ने को पार्टों में काट करके जब हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, अर्थात खेत में उसकी बुवाई कर देते हैं, तो क्या हो गया वो, यानी एक मातृ पौधा गन्ना था, मातृ पौधा क्या हो गया, गन्ना हो गया, उसका एक भाग क्या हो गया, तना हो गया। ठीक है ना। उसके द्वारा नए पौधे का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार मान लीजिएगा आलू है, आलू क्या है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो गया, वो क्या है, तना। जब हमने क्या किया, उसको बोया, और बोने के बाद उसमें से अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण हुआ। तो जिस आलू जो है जिस पौधे के द्वारा प्राप्त हुआ वो क्या था, मातृ पौधा था प्यारे बच्चों। ठीक है ना। दोबारा से पूरा रिपीट किया था, इसकी थ्योरी को हम लिख सकते हैं इसमें कि पौधे का कायिक भाग जैसे जड़, तना व पत्ती को मातृ पौधे से प्राप्त करने के बाद जब उससे नया पौधा बनता है तो वह प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं वो कायिक प्रवर्धन की विधियां निम्नलिखित हैं। कायिक प्रवर्धन की विधियां निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम कायिक प्रवर्धन की विधि में पढ़ेंगे नंबर 1, तनों द्वारा कायिक जनन। किसके द्वारा प्रिय विद्यार्थियों, तनों द्वारा कायिक जनन। क्योंकि हमने 3 पढ़े थे भाग जो होते हैं पौधे के, कौन कौन से होते हैं, पहला भाग होता है तना, दूसरा क्या होता है फिर जड़, और तीसरा क्या हो जाता है फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों पत्ती। तो इसमें से सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि तनों के द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं ए, तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। प्यारे बच्चों किसके द्वारा, तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अंग्रेजी में हम लिखेंगे इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
वाई स्टेम। प्यारे विद्यार्थियों, तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन हम कैसे होता है इसमें कि अनेक पौधों में, प्रिय विद्यार्थियों, अनेक पौधों में प्राकृतिक कायिक जनन के लिए तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, यानी हम तने के द्वारा जब किसी पौधे में कायिक प्रवर्धन विधि के माध्यम से जनन की प्रक्रिया होती है तो तने जो होते हैं वो अनेक प्रकार से रूपांतरित होते हैं। अब अनेक प्रकार से रूपांतरित कैसे? अनेक प्रकार से रूपांतरित की विधियों में क्या हो जाता है, जैसे भूमिगत तना ले लिया हमने, जिसको कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। तो भूमिगत तना जो है, तो भूमिगत तने में तमाम प्रकार के उदाहरण आते हैं, जैसे कंद, प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद। ये क्या है? ये क्या है? निम्न प्रकार से, यानी अनेक प्रकार से रूपांतरित होते हैं। तो रूपांतरित होने में सर्वप्रथम यहाँ पे हम पढ़ेंगे तनों के कायिक प्रवर्धन की विधि में। तो यहाँ पर प्रथम विधि इसकी हो जाती है प्यारे बच्चों, प्रथम विधि इसकी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों भूमिगत तना। भूमिगत तना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। यानी भूमिगत तने के द्वारा जो पौधों का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी इसमें होता क्या है, भूमिगत तने के अंतर्गत के तने का कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है। भूमिगत का मतलब मिट्टी के अंदर रह करके, भूमिगत का मतलब मिट्टी के अंदर रह करके वो वृद्धि करता है और भोजन संग्रह करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है। क्या करता है वो? भोजन संग्रह करने वाले, संग्रह का मतलब भोजन को स्टोर अर्थात भंडारण करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और इन पर उपस्थित कक्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं नई शाखाएं बना करके मृदा से बाहर आ जाती हैं, अर्थात मिट्टी से बाहर आ जाती हैं और मिट्टी से बाहर आकर के नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। ठीक है ना? जैसे तुमने देखा होगा आलू होता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या है? आलू है। ठीक है ना? अब तुमने देखा होगा आलू के ऊपर जो होता है एक प्रकार से उसको हम कहते हैं आंख, जो बन जाती है आलू के ऊपर, क्या बन जाती है? आंखें। हमने क्या किया कि इस आलू को हमने क्या किया, मिट्टी के अंदर भूमिगत कर दिया। क्या किया प्यारे विद्यार्थियों? भूमिगत कर दिया। भूमिगत का मतलब क्या हो गया कि मिट्टी के अंदर हमने इसको दबा दिया। क्या किया? इसको मिट्टी के अंदर हमने इसको प्यारे विद्यार्थियों क्या किया? दबा दिया, यानी भूमिगत कर दिया। और भूमिगत कर देने के बाद इसके अंदर पाए जाने वाला, यानी इसमें पाए जाने वाला एक भाग जो होता है वो भोजन को क्या करता है? संग्रह करता है। और संग्रह करके वो अपने को क्या करता है? आगे वृद्धि यानी ग्रोथ कराता है और रूपांतरित हो जाता है। और रूपांतरित होने के साथ साथ क्या होता है कि इसके ऊपर पाए जाने वाली, इसके ऊपर पाए जाने वाली क्या? कक्षस्थ कलिकाएं। कौन सी कलिकाएं? कक्षस्थ कलिकाएं क्या करती हैं? वृद्धि करके। कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि करके क्या करती है प्यारे विद्यार्थियों? और नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। और नया पौधा जैसे बनता है तो उसकी पत्तियां जो बनती है वो मिट्टी के अंदर से बाहर आने लगती हैं, अर्थात मृदा से बाहर आने लगती हैं, जिनको मेरे लाडलो क्या कहते हैं? शाखाएं कहते हैं। तो इसकी हम हेडिंग में लिखेंगे, भूमिगत तने की हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि तने का कुछ भाग मिट्टी के अंदर वृद्धि करता है। ठीक है ना? वृद्धि करता है और भोजन ग्रहण करने वाले या भोजन को संग्रह करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरित का मतलब है कि जब उस पौधे के द्वारा शाखाएं निकलेंगी, शाखाओं पर पत्तियां निकलेंगी, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वो भोजन का क्या करेंगी? निर्माण करेंगी। और निर्माण करने से पहले क्या होता है कि उसके ऊपर पाए जाने वाली कक्षस्थ कलिकाएं, कौन सी कलिकाएं? कक्षस्थ कलिकाएं जो नई शाखाएं बनाती हैं, और जब नई शाखाएं बनती हैं वह मृदा अर्थात मिट्टी से बाहर आ जाती हैं। किससे बाहर आ जाती हैं? मिट्टी से बाहर आ जाती हैं। तो इसके हम उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं। उदाहरण के रूप में हम पढ़ेंगे यहां भूमिगत तने का उदाहरण में। प्यारे विद्यार्थियों, क्या पढ़ रहे थे हम? भूमिगत तना। जिसको अंग्रेजी में मैं आपको बता चुका हूं क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम।
अंडरग्राउंड स्टेम की मैं आपको थ्योरी बता चुका हूं। अब इसकी हम उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण में सबसे पहला इसमें बिंदु आ जाता है प्यारे बच्चों, उदाहरण में प्यारे पहला बिंदु है इसके अंदर अंतर्गत कंद। क्या है प्यारे बच्चों? कंद। उस कंद को हम प्यारे बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूबर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ट्यूबर। अब कंद का मतलब क्या कि कंद के द्वारा भूमिगत तने में किस प्रकार से होता है, तो कंद का सीधा सा उदाहरण आ जाता है आलू, जिसको अंग्रेजी में प्रिय विद्यार्थियों आप जानते हो उसको क्या कहते हैं? पोटैटो। तो जो आलू होता है, तो आलू के ऊपर तुमने देखा होगा अगर हम घर पर उसको रख देते हैं तो उसमें हरे कलर की क्या होते हैं उसमें आंखें सी बन जाती है। क्या बन जाती है? आंखें बन जाती हैं। उन आंखों में क्या होता है? कक्षस्थ कलिका होते हैं और सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं। ठीक है ना? क्या? एक्सिलरी बड, उसको क्या कहते हैं? कक्षस्थ कलिका अंग्रेजी में एक्सिलरी बड जो होते हैं, और एक्सिलरी बड सल्क पत्रों से ढके रहते हैं। किसके द्वारा? सल्क पत्रों से ढके रहते हैं। और प्रत्येक कलिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर के नया पौधा बना देती है। अनुकूल समय प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, मैं आपको फिर पूर्व क्लास में बता चुका हूं, अनुकूल और प्रतिकूल। यानी या कोई भी जीव हो या कोई भी पौधा हो, जब हम उसको अनुकूल परिस्थिति देंगे तो उस अनुकूल परिस्थिति में ही वो क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। अनुकूल परिस्थिति में ही वो क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा, या अपना डेवलप करेगा, अपना विकास करेगा। और प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थिति वह परिस्थिति कहलाती है जिसमें किसी भी जीव को अपना जीवन यापन अर्थात जीवन निर्वाह करने के लिए उसको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़े मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे कि जो कंद होता है, तो कंद के अंतर्गत सीधा भूमिगत तने का एक क्या है? उदाहरण कंद। और कंद के द्वारा कंद प्रकार से जो कायिक प्रवर्धन की विधि के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंद, तो कंद के माध्यम से जनन की प्रक्रिया जो होती है वो किस में होती है? आलू में होती है। आलू में किस प्रकार से होती है कि आलू पर पाई जाती है क्या? आंखें पाई जाती हैं, ये आलू हो गया। इसके ऊपर इस प्रकार से क्या निकलती हैं? आंखें निकल आती हैं। ठीक है ना? अब इन्हीं आंखों में क्या होता है? कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। कक्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं। किसके से? सल्क पत्रों के द्वारा ढकी रहती हैं। और प्रत्येक कलिका जो होती है अनुकूल समय में, कैसे समय में? अनुकूल समय में। जब उसको अनुकूल समय मिल जाए अर्थात अनुकूल वातावरण मिल जाए, तो उस अनुकूल वातावरण में अंकुरित होते हैं। अंकुरित का मतलब इन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं के द्वारा नई शाखाएं का निर्माण हो जाता है। नई शाखाओं का निर्माण प्यारे बच्चों हो जाता है। जब नई शाखाएं निकलती हैं और नई शाखाएं निकल करके वो नए पौधे का निर्माण करती हैं, तो आलू की ये आंखें क्या कहलाती हैं? पर्व संधि होती हैं। आलू की जो आंखें होती हैं वो क्या कहलाती प्यारे बच्चों? पर्व संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्व संधि कहलाती है। तो कंद आपने पढ़ लिया, भूमिगत तने का एक उदाहरण पढ़ लिया हमने कंद। इसकी हम थ्योरी लिख सकते हैं कि आलू पर पाए जाने वाली आंखों में, आलू में पाए जाने वाली आंख में या आंखों में कक्षस्थ कलिका सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं। और प्रत्येक कलिका अनुकूल समय में, प्रत्येक कलिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर के नया पौधा बना लेती हैं। क्या करती है? वो नया पौधा बना लेती हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? इस कंद में अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लिखेंगे तो एग्जाम्पल में हम लिख देंगे किसको? आलू को। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? एग्जाम्पल के रूप में हम लिख देंगे आलू। ठीक है ना? अब इसकी द्वितीय विधि आती है फिर प्यारे विद्यार्थियों, इसकी द्वितीय विधि आती है और उस विधि का नाम है प्रकंद। उस विधि का नाम क्या है? प्रकंद। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिजोम। अब प्रकंद का क्या होता है? प्रकंद के अंतर्गत क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का क्या है? भूमिगत तना है। अब भूमिगत तने में इसमें क्या होता है कि यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करके, कैसी वृद्धि करता है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वृद्धि अर्थात क्षैतिज वृद्धि करता है। और परत व पर्व संधियां, परत व पर्व संधियां मिलती हैं और पर्व संधियां सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं।
जिसमें कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं और इन कक्षस्थ कलिकाओं में नए पौधे निकलते हैं। अब इस ये जो प्रकंद प्रकार की जो प्रकंद जो भूमिगत तने का उदाहरण है, तो प्रकंद क्या होता है, प्रकंद के माध्यम से जो जनन की प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है, अदरक और हल्दी में होती है प्यारे बच्चों, किसमें होती है। इसका एग्जाम्पल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रकंद में अदरक और हल्दी। प्यारे बच्चे समझ गए होंगे आप कि प्रकंद के अंतर्गत होता क्या है कि यह भूमिगत तना मृदा के भीतर, किसके अंदर, मृदा, आप समझ गए होंगे, मृदा कहते हैं मिट्टी के लिए, तो मृदा के भीतर क्या करता है, क्षैतिज वृद्धि करता है और क्षैतिज वृद्धि करने के बाद इसमें पाए जाने वाली जो पर्व संधियां होती हैं वो पर्व संधियां जो सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं और उन पर्व सल्क पत्रों से ढकी हुई पर्व संधियों के अंदर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं और जब उन कक्षस्थ कलिकाओं को एक अनुकूल वातावरण मिलता है, अनुकूल समय मिलता है, उस अनुकूल समय में अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना। अब इसकी तीसरी फिर विधि आती है घनकंद। क्या आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घनकंद। विद्यार्थी विधि क्या है, घनकंद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों कॉर्म, CORM, घनकंद। अब घनकंद में क्या होता है कि यह भी एक प्रकार से क्या है, भूमिगत तना पड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है भूमिगत तना तो होगा ही होगा, वेरी सिंपल, कोई समस्या है ही नहीं। तो भूमिगत तने में क्या है कि मृदा में ऊर्ध्व वृद्धि करता है। कैसी वृद्धि करता है, ऊर्ध्व वृद्धि करता है और इसमें भी पर्व संधियां अर्थात नोड पाए जाते हैं। इनमें भी क्या पाए जाते हैं, नोड पाए जाते हैं और इनके नोड पर क्या होते हैं, सल्क पत्र से कलिकाएं ढकी रहती हैं, सल्क पत्र से कलिकाएं ढकी रहती हैं जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। किससे होता है, जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें लिख सकते हैं कि यह भूमिगत तना है, यह मृदा के अंदर ऊर्ध्व वृद्धि करता है। क्या करता है, मृदा के अंदर ऊर्ध्व वृद्धि करता है जिसमें पर्व संधियों पर सल्क पत्रों से कलिकाएं ढकी रहती हैं, सल्क पत्रों से कलिकाएं ढकी रहती हैं और उन्हीं कलिकाओं के द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसमें हम एग्जांपल लिखेंगे, इसमें एग्जांपल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अरबी। इसमें क्या हो जाएगा, एग्जांपल अरबी हो गया प्यारे विद्यार्थियों, जमीकंद, फिर तीसरा हो जाता है बट्टा तथा केसर, आदि। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। अरबी में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो भूमिगत तने के माध्यम से होती है, जो कायिक प्रवर्धन का एक प्रकार, हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इन चीजों को। तो घनकंद जो होता है और घनकंद के माध्यम से जनन की प्रक्रिया होती है अरबी, जमीकंद, बट्टा तथा केसर में होती है। चौथा बिंदु आता है प्यारे विद्यार्थियों सल्ककंद। सल्ककंद जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बल्ब। प्यारे विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको बल्ब कहते हैं। अब सल्ककंद में होता क्या है कि इनमें सल्ककंद द्वारा कायिक जनन होता है, सल्ककंद द्वारा कायिक जनन होता है। इसमें तना छोटा होता है, इसमें तना कैसा होता है प्यारे विद्यार्थियों, छोटा होता है। देखो अरबी में भी तना बड़ा होता है, जमीकंद में बड़ा होता है, बट्टा केसर में बड़ा होता है, हल्दी का भी जो तना होता है वो बड़ा होता है, अदरक का भी बड़ा होता है। लेकिन सल्ककंद के अंदर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनका जो तना होता है प्रिय विद्यार्थियों कैसा होता है, वो तना छोटा होता है। ठीक है ना। तो इनमें सल्ककंद द्वारा कायिक जनन होता है, इसमें तना छोटा होता है तथा तने के चारों ओर रसीले गूटेदार सल्क पत्र मिलते हैं। सल्क पत्रों में पानी के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो नए पादप से जन्म लेती हैं। ठीक है ना। अब पानी का मतलब क्या, जैसे तुमने देखा होगा प्याज में क्या होता है, पानी होता है। लहसुन, लिली, ट्यूलिप और रजनीगंधा। ठीक है ना। लहसुन, प्याज, ट्यूलिप, रजनीगंधा और लिली में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो सल्ककंद माध्यम से होती है। तो एग्जांपल लिख लेंगे इसका हम प्यारे विद्यार्थियों, इसका एग्जांपल लिखेंगे हम प्याज, लहसुन,
लहसुन, लिली, रजनीगंधा, ट्यूलिप आदि, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, समझ गए ना आप। तो शलगंध के द्वारा जिनकी प्रक्रिया होती है लहसुन, सॉरी इसको थोड़ा संशोधन कर लेते हैं, गलती से गलत लिख गया। प्याज, लहसुन, लिली, रजनीगंधा और ट्यूलिप में इनमें क्या होता है कि शलगंध विधि के द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। तो एक बार पुनः मैं शलगंध की थ्योरी आपको बोल देता हूं, आप नोट कर सकते हैं कि इसमें शलगंध द्वारा कायिक जनन होता है। इसमें तना छोटा होता है और तने के चारों ओर रसीले गूंटेदार सल्क पत्र मिलते हैं और सल्क पत्रों में पानी के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो नए पादप को अर्थात नए पौधे को जन्म देती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे क्या करती है, नए पादप को जन्म देती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर भूमिगत तना जो है वो हमने पढ़ लिया, इसकी विधियों, इसके उदाहरण हमने पढ़ लिया। पहला उदाहरण कंद, प्रकंद, घनकंद और सल्ककंद। अब प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है कि सेकंड जो प्राकृतिक रूप से हम जो जनन कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है फिर वह होता है प्यारे विद्यार्थियों अर्धवायवीय तने के द्वारा। किसके द्वारा होता है, अर्धवायवीय तने के द्वारा। अर्धवायवीय तने के द्वारा होता है और अर्धवायवीय तने को हम अंग्रेजी में लिखेंगे सब एरियल स्टेम्स। सब एरियल स्टेम्स। अब इसमें क्या होता है कि तना भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। क्या करता है, भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है और प्रत्येक सर्वसंधि से जड़ें तथा प्ररोह, प्ररोह कहते हैं शाखा के लिए। किसको कहते हैं, प्ररोह। प्ररोह जो है तो प्ररोह का मतलब क्या होता है, शाखा, ठीक है ना। तो इसकी पर्व संधि से क्या निकला होता है, जड़ें निकलती हैं और जड़ों से क्या निकलता है, शाखा निकलती है। और पर्व संधि का जो कुछ भाग जो होता है कभी कभी मृदा में रहता है, ठीक है ना। पर्व संधि का कुछ भाग जो होता है वो कभी कभी किस में रहता है, मृदा में रहता है, ठीक है ना। और मृदा में रहकर के क्या करता है कि नए पौधे का निर्माण करता है। तो अर्धवायवीय तने को आप समझ गए होंगे कि अर्धवायवीय में क्या होता है कि अर्धवायवीय तने की विधि के द्वारा कायिक प्रवर्धन जो होता है उसमें तना भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है और प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें तथा प्ररोह निकलते हैं और पर्व संधि का कुछ भाग कभी कभी मृदा से ढका रहता है अर्थात मृदा में रहता है। इसको भी क्या करेंगे, हम अलग अलग विधियों के द्वारा इसका अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। किसके द्वारा अध्ययन करेंगे, अलग अलग विधियों के द्वारा इसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम इसका हम अध्ययन करेंगे तो इसमें ए हम डालेंगे ऊपरी भूविस्तारी। क्या होता है, ऊपरी भूविस्तारी। ऊपरी भूविस्तारी जो है इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं रनर। इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे हम, रनर। अब ऊपरी भूविस्तारी में क्या होता है, यानी अर्धवायवीय तना जो है इसके एक विधि है ऊपरी भूविस्तारी। इसमें होता क्या है कि ऊपरी भूविस्तारी में क्या होता है कि तना जो है वो कैसा होता है, दुर्बल। तना कैसा होता है, दुर्बल तथा विपर्सी होता है और मृदा की सतह पर क्षैतिज रूप से वो क्या करता है, मृदा की सतह पर क्षैतिज रूप से मिलता है, ठीक है ना। किसकी सतह पर, मृदा की सतह पर। और प्रत्येक पर्वसंध से जड़ें फूटी रहती हैं। क्या होता है, प्रत्येक सतह से जड़ें फूटती हैं तथा शाखा वायु में वृद्धि करती है और पर्व संधि से निकलती प्रत्येक शाखा एक नया पौधा बना लेती है, ठीक है ना। अब इसका उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। तुमने देखा होगा दूब घास, ठीक है ना। क्या देखा होगा, दूब घास। क्षैतिज वृद्धि करना से समझ ही होंगे ना। क्षैतिज वृद्धि का मतलब होता है, दूब घास है वो क्षैतिज का मतलब पृथ्वी के ऊपर एकदम से क्या करती है, वो फैल जाती है। उसकी शाखा ऊपर को नहीं भागती प्यारे विद्यार्थियों, उसकी शाखाएं ऊपर को नहीं भागती। वो क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर ही क्या करती है, वो फैल जाती है। क्या करती है, फैल जाती है।
और फैल करके वो क्या करती है, फिर नए एक जो पौधा होता है उस नए पौधे का निर्माण करती है, क्योंकि उसमें से निकलने वाली प्रत्येक शाखा में क्या पाई जाती है, जड़ें पाई जाती हैं। वह जड़ें एकदम से मिट्टी के अंदर प्रवेश करके वहीं से नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। प्यारे बच्चों, समझ गए ना। तो इसकी हम थ्योरी के रूप में लिखेंगे, ऊपरी भूविस्तारी में ऊपरी भूविस्तारी तना दुर्बल तथा विपर्शी होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, तना दुर्बल तथा विपर्शी होता है और मृदा की सतह पर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है और उसके प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें फूटती हैं। पर्व संधि से क्या फूटती हैं, जड़ें फूटती हैं तथा वायु में वृद्धि करती हैं। और वायु में वृद्धि करने के बाद पर्व संधि से निकलने वाला प्रत्येक भाग क्या करता है, प्रत्येक शाखा एक नए पौधे का निर्माण कर देती है। क्या करती है, वो नए पौधे का निर्माण करती है। इसका एग्जाम्पल में हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दूब घास, जिसको हम दुर्वा घास कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम दुर्वा घास भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा खट्टी बूटी और तीसरा इसमें हो जाएगा सेंटेला। एग्जाम्पल, खट्टी बूटी तथा सेंटेला आदि, ठीक है ना। तो ऊपरी भूविस्तारी का मतलब भूमि के ऊपर रह करके, ऊपरी भूविस्तारी अर्थात भूमि के ऊपर रह करके जब कोई पौधा वृद्धि करके नए पौधे का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी भूविस्तारी। उसके एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिए, दूब घास, खट्टी बूटी और सेंटेला। एक बार पुनः रिपीट किए देता हूं इसको, थ्योरी को, कि ऊपरी भूविस्तारी तना दुर्बल तथा विपर्शी होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, तना दुर्बल और विपर्शी होता है, जो मृदा की सतह पर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है, उसमें पर्व संधि से जड़ें फूटती हैं तथा उसकी शाखाएं वायु में वृद्धि करती हैं और वायु में वृद्धि करके पर्व संधियों से निकलने वाली प्रत्येक शाखा नए पौधे का निर्माण करती है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ठीक, अगला फिर इसमें द्वितीय बिंदु आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भू विस्तारी का, सॉरी दूसरा बिंदु आता है भू विस्तारी का। भू विस्तार का इसको कहते हैं ऑफसेट, भू विस्तार का ऑफसेट। अब इसमें क्या होता है, यह सिर के समान एक ही संरचना है। किसके समान है, सिर के समान संरचना है, परंतु जलोदभिद होने से पर्व संधियां जल निमग्न होती हैं, ठीक है ना। किसके अंदर होती है, जल के अंदर। ये पौधे जो भूस्तारिका के अंदर आते हैं वो कहां पर वृद्धि करते हैं, जल के अंदर, ठीक है ना। तो दोबारा से फिर समझा रहा हूं कि इसकी जो संरचना होती है किसके समान होती है, सिर के समान होती है, परंतु जलोदभिद, कैसा होना, जलोदभिद होने से जो इसकी पर्व संधियां होती है वो किसमें पाई जाती है, जल के अंदर, यानी जल निमग्न होती है। और प्रत्येक पर्व संधि से पत्तियों का समूह निकलता है। किसका समूह निकलता है, पत्तियों का समूह निकलता है, जिसमें नीचे जड़ों का गुच्छा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नीचे जड़ों का गुच्छा पाया जाता है, जो मात्र पादप से अलग होकर के पादप बनाता है। तुमने देखा होगा जल के अंदर जलकुंभी पाई जाती है, जिसको वाटर हाइथिंग भी कहते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जलकुंभी को आपने देखा भी होगा और आप जानते हो, और जलकुंभी की चर्चा होती भी रहती है गांव में कभी कभी, तो और पढ़ लिखे समाज में। तो जलकुंभी जो होती है वो क्या है कि उसकी संरचना जो होती है सिर के समान होती है बच्चों। किसके समान होती है, सिर के समान होती है, परंतु ये कैसी होती है, जलोदभिद होती है, मतलब जल के अंदर पाई जाती है। और इसके शरीर पर जो पर्व संधियां निकलती है वो कहां पे होती है, जल के अंदर निमग्न होती है, जल के अंदर पाई जाती है। और उसमें से पर्व संधियों से क्या निकलता है, एक पत्तियों का समूह निकलता है, और वही पत्तियों का समूह क्या करता है, नीचे एक जड़ों का गुच्छा पाया जाता है, और उसी गुच्छे से नए पौधे का निर्माण हो जाता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे जलकुंभी, जलकुंभी। और हम इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाटर हाइसिंथ कहते हैं, या हम हिंदी में लिख सकते हैं इसको वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। तथा दूसरा इसमें हो जाएगा पिस्टिया। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पिस्टिया आदि,
ठीक है मेरे बच्चों, तो अर्धवायवीय तले में पहला हमने ऊपरी विस्तार समझा दिया, फिर हमने दूसरा बिंदु आपको भू विस्तार का समझा दिया, ठीक है ना। अब तीसरी जो बिंदु आती है इसमें अंतः भूविस्तारी, अंतः भूविस्तारी है, फिर इसके अंदर भू विस्तारी आती है, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, आगे का जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक को हम इसको अगले भाग में हम इसको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो भाग 5 में आज के लिए प्रिय विद्यार्थी इतना ही। तो आपको बस यही कहना चाहूंगा मेरे लाडले बच्चों कि अभी हमारी पहचान है हमारे माता पिता के द्वारा, हम कुछ ऐसा कर गुजर जाए कि उनकी पहचान हो हमारे द्वारा। धन्यवाद।